रिडक्शन ऑफ ग्रामर पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था रिडक्शन ऑफ ग्रामर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इसका क्या यूज है एंड सो ऑन। और मैंने आपको क्लियर किया था कि हमारे पास 3 स्टेप होते हैं रिडक्शन में, है ना। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स, है ना। यूजलेस सिंबल्स को हम लोग उड़ा देंगे। उसके बाद रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन एंड देन रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और मैंने आपको क्लियर किया था फर्स्ट स्टेप इसका, है ना, कि नॉन टर्मिनल विच डू नॉट टर्मिनेट, ऐसे नॉन टर्मिनल्स को उड़ा दो जो कि टर्मिनेट नहीं करते, है ना। और क्यों उड़ाते हैं एंड सो ऑन, प्लीज मैं वो सब प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, बार बार मैं चीजें रिपीट नहीं करूंगा। कॉमन सेंस सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है नॉन टर्मिनल और टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस, ऐसे नॉन टर्मिनल और टर्मिनल को भी हमें उड़ा देना है। और नल प्रोडक्शन कैसे रिमूव करनी है और यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करनी है, ये तीनों चीजें हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैंने जो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, नॉन टर्मिनल विच डू नॉट टर्मिनेट, देखो रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल में 2 स्टेप है। पहला स्टेप है नॉन टर्मिनल विच डू नॉट टर्मिनेट, ऐसे नॉन टर्मिनल्स को उड़ा दो जो कि टर्मिनेट नहीं करते। और दूसरा स्टेप होगा नॉन टर्मिनल टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम अस, ऐसे नॉन टर्मिनल टर्मिनल को भी उड़ाना है जो कि ऐसे रीचेबल नहीं है। और इनका सीक्वेंस हमें प्रॉपर मेंटेन करना है ना, मतलब पहले आपको इसको चलाना होगा और उसके बाद आपको इसको चलाना होगा, है ना। ऐसे सीक्वेंस इनके उल्टे नहीं कर सकते, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पहले भी समझा चुका हूं। अगर आपने पहले 2 लगाया फिर 1 लगाया तो बात नहीं बन रही थी, है ना, आपको याद आ रहा होगा अच्छे से, मैंने सब एग्जांपल के थ्रू क्लियर किया था। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट स्टेप है नॉन टर्मिनल विच डू नॉट टर्मिनेट, उसके लिए मैंने एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है, इसको जरा एक बार आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगी, नहीं तो वही बात है भाई, आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या, अरे सॉरी फॉर दैट। हाँ तो ये देखो भाई, ये बॉक्स भी नहीं ढंग से बन रहा है मेरे से। चलो ठीक है, हाँ। तो ये देखते हैं जरा ये क्या कह रही है। ठीक है, देखो, गिवन अ CFG G VTPS with LG not equal to 5, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज। ठीक है, वी कैन फाइंड एन इक्विवेलेंट CFG G डैश इज इक्वल टू वी डैश टी डैश पी डैश एस डैश, ये वही एनटीपीएस जो मैं आपको बताता था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो देखो भाई, ग्रामर में मैंने आपको समझाया था 4 टपल होता है ये एनटीपीएस। जैसे एफ 5 टपल था ना, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, ऐसे ही हमारी ग्रामर जो थी वो 4 टपल थी एनटीपीएस। एन बोल दो मतलब नॉन टर्मिनल, या फिर वी बोल दो मतलब वेरिएबल, है ना, जैसे आपका मन करे, एन या वी एक ही बात है। तो एनटीपीएस या वीटीपीएस, तो ये हमारी ग्रामर है, 4 टपल से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये क्या कह रहा है भाई, अगर इसकी जो लैंग्वेज है जो ग्रामर जनरेट कर रही है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम इसके इक्विवेलेंट एक ग्रामर बना सकते हैं, जी डैश दैट इज इक्वल टू वी डैश टी डैश पी डैश एस डैश। इक्विवेलेंट करने का मतलब लैंग्वेज सेम होगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दो ग्रामर इक्विवेलेंट कब होती है, जब दोनों की लैंग्वेज एकदम सेम हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। G1 ग्रामर इज इक्वल टू G2 ग्रामर if and only if L of G1 is equal to L of G2, है ना। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, ये प्लीज आप देख सकते हैं अगर आपको नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, ओके। तो L of G1 इज इक्वल टू L of G2, तब हम क्या कहेंगे, G1 इज इक्वल टू G2। ठीक है जी, अब आओ वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ, तो G डैश इज इक्वल टू V डैश T डैश P डैश S डैश सच दैट फॉर ईच A इन V डैश, जितने भी A मिलेंगे V डैश के अंदर, मतलब जितने भी नॉन टर्मिनल मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट W इन T स्टार, मतलब एक टर्मिनल स्ट्रिंग मिलेगा हमारे को, है ना। कम से कम एक टर्मिनल स्ट्रिंग मिले जो कि ए से जनरेट हो सके। मतलब ये क्या मतलब हुआ, एनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल, है ना। ये चीज थोड़ा थोड़ा समझ में आता है आपको, जैसे ए इंप्लाइज बी या ए इंप्लाइज सी बी, कुछ भी आपने लिखा, जो भी लिखा, तो ये एक प्रोडक्शन रूल होगी ना। तो ए स्टार सी बी का मतलब क्या होगा, ए से मैं कितने भी प्रोडक्शन रूल लगा करके सी बी तक पहुंच सकता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो मैं आपको, अब वही बात है, जितना ज्यादा घुसेंगे डिटेल में उतना टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होगे भाई, ए इंप्लाइज सी बी कहने का मतलब क्या है। मैं इसको ढंग से लिख देता हूं एक बार, ठीक है। ए इंप्लाइज सी बी कहने का मतलब क्या है कि हम एक ही प्रोडक्शन रूल लगा करके ए से सी बी तक पहुंच सकते हैं। और ए इंप्लाइज, ये स्टार ऊपर लगाने का मतलब क्या होता है भाई, ए स्टार इंप्लाइज सी बी का मतलब क्या होगा, हम सी बी तक ए से पता नहीं कितनी भी प्रोडक्शन लगा करके पहुंच सकते हैं, मतलब इट इज रीचेबल। सिंपल बात करूं तो ए से सी बी तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब चलो ठीक है, मेरे मन में आ रहा है, मेरे से ऐसे कंट्रोल हो नहीं रहा, तो मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि ए इंप्लाइज ए और ए, तो मैं कह सकता हूं कि ए स्टार ट्रिपल ए, ये बात एकदम ठीक है। मतलब ए से हम ट्रिपल ए तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, ये आपको पता है, 3 बार प्रोडक्शन लगाएंगे हम, 3 स्टेप में पहुंचेंगे। ए इंप्लाइज, देखो पहले आप क्या लगाओगे, ए इंप्लाइज ए, फिर इस ए को चेंज करोगे, है ना, फिर आप इस ए को चेंज कर दोगे ए में, और फिर इस ए को चेंज कर दोगे अगेन ए में, है ना। तो ठीक है, सॉरी, इस ए को आप खाली ए में चेंज कर दो, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जो लास्ट में जो ए था उसको आपने ए में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 2 3 3 स्टेप में हम ट्रिपल ए तक पहुंच गए।
तो जो जितने भी स्टेप्स हैं, मतलब मोर देन वन स्टेप आप समझ सकते हो, मतलब सिंपल बात करते हो जीरो और मोर स्टेप, स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर स्टेप। तो ए से एनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल लगा करके हम ट्रिपल ए तक पहुंच सकते हैं, ये बेसिक मीनिंग है। तो बस वही चीज हमने लिख के दिखा दी। अब एक बार दोबारा से फटाफट मेरे साथ साथ पढ़ो, आपको समझ में आएगा। गिवन अ सीएफजी जी वीटीपीएस with LG not equal to 5, we can find an equivalent CFG G dash is equal to V dash T dash P dash S dash such that for each A in V dash, मतलब जितने भी नॉन टर्मिनल मिलते हैं आपको, फॉर ईच ए इन वी डैश, वी डैश मतलब नॉन टर्मिनल है ना, तो जितने भी नॉन टर्मिनल मिलते हैं वी डैश के अंदर, देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू इन टी स्टार, मतलब कम से कम एक स्ट्रिंग तो पैदा हो उनसे, कम से कम एक स्ट्रिंग पैदा हो उनसे, मतलब वो टर्मिनेट जरूर करे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये घुमा फिरा करके भाई पहली जो स्टेटमेंट हमने बिल्कुल सिंपल लिखी थी ना, कि नॉन टर्मिनल विच डू नॉट टर्मिनेट उनको उड़ा दो, तो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हम एक, हमारे पास एक ग्रामर गिवन होगी तो हम उसके बारे में दूसरी ग्रामर एक और बना सकते हैं, कोई ग्रामर हमारे पास गिवन है, हम उसके इक्विवेलेंट कोई और दूसरी ग्रामर बना सकते हैं। और क्या खास बात होगी भाई, पहली और दूसरी एकदम इक्विवेलेंट होंगी, बट खास बात ये होगी कि जो पहले में कुछ ऐसे नॉन टर्मिनल होंगे शायद जो टर्मिनेट ना कर रहे हो, तो अगर हमने उनको उड़ा भी दिया तो हमारी पहली और जो दूसरी ग्रामर है ये दोनों एक जैसी होंगी। यही चीज मैं बस कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास एक ग्रामर है वीटीपीएस, तो उसके इक्विवेलेंट ग्रामर में वी डैश टी डैश पी डैश एस डैश बना सकता हूँ। और खास बात ये होगी भाई, ये जो जी डैश ग्रामर है इसमें हर एक नॉन टर्मिनल सिंबल टर्मिनेट जरूर कर रहा होगा, है ना। इसमें जी में कोई गारंटी नहीं है कि वो कोई हर एक नॉन टर्मिनल सिंबल टर्मिनेट कर रहा है नहीं कर रहा, जी में हमारे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जी डैश में हमारे पास एक गारंटी है कि हर एक नॉन टर्मिनल सिंबल टर्मिनेट जरूर करेगा, और ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट होंगे। और तरीका कैसे होता है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो थोड़ा सा फॉर्मली मैंने समझा दिया, इतनी जरूरत नहीं थी। बट वही बताया, गेट एग्जाम अगर इस टाइप से ये कोई एज इट इज लेमा लिखी हुई आ गई, इसको हम लेमा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब लेमा मतलब इट नीड नॉट बी प्रूव्ड, जैसे पंपिंग लेमा था, तो लेमा है वो थ्योरम क्या होती है जिसको हमें प्रूव करना पड़े, लेमा क्या होता है जिसको हमें को प्रूव ना करना पड़े। तो पूछ सकते हैं विच द फॉलोइंग लेमा इज करेक्ट, तो दिस लेमा इज करेक्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज लेमा, लेमा। इसको हमारे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इट इज सो ऑब्वियस, इट इज सो ऑब्वियस दैट वी डू नॉट नीड टू प्रूव इट, ठीक है। और कॉमन सेंस की बात भी है ना। अगर कोई ऐसा नॉन टर्मिनल है जो कि टर्मिनेट ही नहीं कर रहा, तो ग्रामर में से आप उसको उड़ा दो ना, उसको रख के क्या मिलेगा आपको, और जब आप उसको उड़ा दोगे तो ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट हो रही होगी वो चेंज नहीं होगी। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। बस लास्ट टाइम एक बार और बोल रहा हूँ, प्लीज लास्ट टाइम का फटाफट देख लो। तो गिवन है सीएफजी जी, हमारे पास कोई ग्रामर गिवन है, उसमें कोई नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट सिंबल, ये चार टपल है हमारे पास, है ना, कोई ग्रामर है। तो इस ग्रामर के इक्विवेलेंट में एक और ग्रामर बना सकता हूँ। और खास बात क्या होगी कि जो इक्विवेलेंट ग्रामर जीडीएस बना रहा ना, उसमें हर एक नॉन टर्मिनल टर्मिनेट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हर एक नॉन टर्मिनल टर्मिनेट करे। तो सिंपल बात मैं इतनी कह रहा हूँ कि अगर आपने वो सारे नॉन टर्मिनल उड़ा दिए ग्रामर में से जो कि टर्मिनेट नहीं करते, लैंग्वेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉमन सेंस की बात आप ये समझ भी पा रहे होगे, है ना। तो यही बस मैंने फॉर्मली समझा दिया आपको। तो गेट एग्जाम में ये लेमा एज इट इज आ सकता है, इसलिए मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अभी तक आया नहीं है बट आने के चांसेस है। ये जो बुकिश लैंग्वेज है प्रॉपर मैंने वो लिखी है आपके सामने, ठीक है। जो अहोल मान की बुक है उसमें से मैंने ये एज इट इज थ्योरम लेमा उठाया है और मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ताकि बाय वर्स्ट केस में अगर आ भी गया तो आपको थोड़ा सा पहचान तो हो जाए। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, जितना बोलो उतना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज मतलब समझ गए ना। एनी नंबर प्रोडक्शन रूल, कितने मर्जी प्रोडक्शन रूल लगा करके ए से डब्ल्यू आ जाए हमारे पास, तो देयर इज डब्ल्यू इन टी स्टार, है ना। मतलब कम से कम एक स्ट्रिंग तो मिले, टर्मिनल टर्मिनल को बिलोंग करता है, मतलब कम से कम एक स्ट्रिंग तो मिले हमारे पास जो कि ए से पैदा हो रहा हो। अगर एक भी स्ट्रिंग ए से पैदा हो रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, ए टर्मिनेट कर रहा है। आई थिंक आ रहा होगा समझ में। तो इसको बड़े बड़े से नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके, ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको सब नजर आ जाए और आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से विजिबल तो होगा ही सबको, है ना। तो छोटा हो गया, अब आराम से इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है जी। चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ और हम नेक्स्ट जो हमारा था स्टेप, दैट इज नॉन टर्मिनल टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस, ऐसे नॉन टर्मिनल टर्मिनल को उड़ा दो। तो वो बात मैं अब आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, बढ़ जाए आगे, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, कर लिया होगा नोट डाउन, ठीक है। चलो भाई आगे। अब देखो क्या है, रिमूव दोज नॉन टर्मिनल और टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस। इसके लिए मैंने सीधा एक क्वेश्चन भी आपको लिख के दिखा दिया, इसके लिए हम फटाफट से कोशिश करते हैं काम करने की। बहुत सिंपल है भाई, है ना। ये देखो, ये समझ गए ना, नॉन टर्मिनल या टर्मिनल, रिमूव दोस नॉन टर्मिनल और टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम अस। ऑब्वियसली जो ऐसे रीचेबल नहीं, आप उनको उड़ा दो। उसको रख के क्या मिल रहा है आपको, ग्रामर में फालतू फंड की प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही है ना। जैसे ये देखो, जैसे सिंपल एग्जांपल, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये चीज समझो। जैसे मैंने आपको वैसे प्रीवियस लेक्चर में समझाया भी था, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन में बोल रहा हूँ। एस गोज टू ए और ए, है ना, ए गोज टू ए और ए, है ना, और बी, ऐसे कुछ भी लिख दिया। फिर आगे मैं बी से कुछ कुछ लिख रहा हूँ,
सी से कुछ कुछ लिख रहा हूँ, डी से कुछ कुछ लिख रहा हूँ, ई से कुछ कुछ लिख रहा हूँ। तो ये सारा कुछ बकवास है ना भाई, ये आपने क्यों रखा हुआ है? जब एस से इन तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है, देखो एस से ए का रास्ता था, ए मैंने रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, और ए से आगे कहीं और रास्ता खुला ही नहीं है, तो आपने इनको क्यों रखा हुआ है? ये सब फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना आपका, ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट क्या मतलब, मेमोरी भी बर्बाद करेंगे। अगर आप इतनी बड़ी ग्रामर को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराओगे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही हम इन सारे के सारे प्रोडक्शन रूल को उड़ा देंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो ये सब रीचेबल नहीं थे, तो इसलिए हमने इनको उड़ा दिया। आई थिंक, और ऑब्वियस बात है, जो लैंग्वेज होगी वो सेम रहेगी, लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं होने वाला। कॉमन सेंस की बात है, ये आप समझ पा रहे होगे ना। अभी जब फॉर्मल डेफिनेशन पे होगा तो वहां और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, बट बेसिक सी बात आप समझ पा रहे होगे। अगर मैं सिर्फ ये दो प्रोडक्शन रूल रखूं ग्रामर में, जो लैंग्वेज आएगी वो सेम होगी, बजाय मैं इस पूरी ग्रामर को रखूं। तो क्यों रखूं मैं इस पूरी ग्रामर को? इनको बीच में से उड़ा दो ना, ये दो से ही हमारा काम हो जाएगा ना। तो बस यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं हो रहा ना, तो दो प्रोडक्शन रूल रखो, इतने सब रखने का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, ठीक है जी। तो ये है जी बेसिक मीनिंग, रिमूव दोज नॉन टर्मिनल और टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस। तो एक बात मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई थी, अभी भी समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ नॉन टर्मिनल ही यूजलेस हो, टर्मिनल भी यूजलेस हो सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। टर्मिनल यूजलेस कैसे होंगे? जब एस से उन तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, तो उन तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं, तो मतलब किसी भी स्ट्रिंग में वो टर्मिनल कभी आएंगे नहीं, और जब आएंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो यूजलेस है। ठीक है, तो एक दिमाग में ना गलत इमेज बन जाती है स्टूडेंट्स के। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चों को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल ही यूजलेस होते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टर्मिनल भी यूजलेस हो सकते हैं। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। देखो भाई, अब एक तरीका तो है, मैं पहली बात तो इसको कॉमन सेंस से कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप कॉमन सेंस से कर जाओगे तो फिर एक मैं एल्गोरिथम भी दिखा दूंगा, उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। और क्या, देखो भाई कॉमन सेंस जो देखो, एस गोज टू ए बी, ए रीचेबल होगा, बी रीचेबल होगा। ऑब्वियसली आपको देखते समझ में आ जाएगा कि सी और डी तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो ये दोनों बकवास है, इनको उड़ा दो। तो क्या आपको देखते समझ में आ रहा होगा, है ना? अच्छा, अब देखो एल्गोरिथम कैसे चलना है। एल्गोरिथम कुछ नहीं कहता भाई, आप पहले वो सारे नॉन टर्मिनल को इंक्लूड करोगे जो कि एस से रीचेबल है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या कहेंगे, वो सारे नॉन टर्मिनल लिखो जो कि एस से रीचेबल है। तो ऑब्वियसली एस एस से रीचेबल है ही है, साथ में ए और बी का रास्ता खुल रहा है, तो ए और बी हमने रख लिया। अब मैं क्या कहूंगा, जो नए हमने घुसाए हैं ना ए और बी, अब देखो आप ए और बी आगे कहां कहां और नए रास्ते खोल रहे हैं। तो स्टेप 2 में हम जब आए तो ए बी मतलब ये ए तक ही चल रहा है, और बी तो खाली सीधा टर्मिनेट हो रहा है सी डी ई और एफ, है ना? तो कहीं पे भी कैपिटल सी और कैपिटल डी तक का रास्ता नहीं है। ये दोनों स्मॉल है ना, ये स्मॉल सी और ये स्मॉल डी है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? तो कैपिटल सी और कैपिटल डी का रास्ता नहीं है। तो स्टेप 2 में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा भाई, एस ए और बी, बस, तो और कुछ नहीं आया। तो अब मैं क्या कहूंगा, ये जो सी और डी, अब हम ग्रामर में आएंगे वापस और देखेंगे ए और बी के अलावा कौन कौन से नॉन टर्मिनल है भाई, हमने देखा सी और डी है। तो ऑब्वियसली इन दोनों नॉन टर्मिनल्स की जितनी भी प्रोडक्शन है सब उड़ा दो। तो जब मैंने ये सब उड़ाया तो एक बात ये देखो भाई, डी है ना यहाँ पे, अच्छा चलो एक 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 ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पे स्लैश जी और लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप जरा मुझे समझाओ, जो भी आप स्ट्रिंग इस ग्रामर से पैदा करोगे उसमें कभी भी जी नहीं आएगा, तो जी जो एक टर्मिनल है वो भी यूजलेस हो गया। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये शायद आपको कंफ्यूजन आ सकता था कि सर सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल यूजलेस होता है, टर्मिनल यूजलेस नहीं होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक जी टर्मिनल है जो कि यूजलेस है। डी यूजफुल है, क्यों? क्योंकि बी से रास्ता है ना डी का, तो इसलिए वो यूजफुल है। लेकिन जी का रास्ता है ही नहीं, कहीं ऐसे रीचेबल ही नहीं है जी, तोड़ा उसको, है ना? ऑब्वियसली तो हमने जब सीधी सी बात इतनी कह दी कि सारे वो प्रोडक्शन रूल उड़ा दो जिसमें सी या डी बैठा है, बेशक से लेफ्ट में हो बेशक से राइट में हो, सब उड़ा देना है मेरे को। तो मैंने सारे के सारे उड़ा दिए वो सारे, है ना? तो देखो यहाँ पे सी लेफ्ट में था, यहाँ पे सी राइट में भी था, तो इट हार्डली मैटर्स टू मी, कहीं पे भी सी मेरे को नजर आएगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, मैं वो सारी के सारे प्रोडक्शन रूल उड़ा दूंगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने सी और डी वाली सारी प्रोडक्शन उड़ा दी, उड़ाते ही हमारे पास इक्विवेलेंट ग्रामर क्या आ जाएगी भाई? अब मैं बार बार लिख के टाइम पास नहीं कर रहा, ये आ गई हमारी इक्विवेलेंट ग्रामर। ठीक है, इसमें ना तो कैपिटल सी है ना ही कैपिटल डी है, और जो ये लैंग्वेज स्ट्रिंग पैदा करवाएगी, जो ये ग्रामर स्ट्रिंग पैदा करवाएगी, ये वाली तीन प्रोडक्शन वाली, ये जो है तीन क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 प्रोडक्शन रूल है ना, जो 5 प्रोडक्शन रूल की ग्रामर है, ये जो स्ट्रिंग पैदा कराएगी वो स्ट्रिंग एकदम सेम होंगे जो कि ये पूरी बड़ी पैदा करवाएगी, है ना? तो फिर ये फालतू के प्रोडक्शन रूल आपने क्यों रखे हुए थे? ये जो थे, ये 1 2 और 3, ये 3 प्रोडक्शन रूल थे, ये फालतू के क्यों रखे हुए थे? इनको उड़ाओ ना यहाँ से। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है? तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर, दिस ग्रामर, लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर विल बी इक्विवेलेंट टू लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस होल ग्रामर। एरो से समझ पा रहे हो? ये जो देखो मैं कलर अलग ले लेता हूं अगर आपको दिक्कत है तो। ये जो ग्रामर है ना 5 प्रोडक्शन रूल की, ये जो स्ट्रिंग पैदा करवा रही है, ये एकदम सेम होंगे
अगर मैं ये पूरी बड़ी ग्रामर ले लूं, वो जो स्ट्रिंग पैदा कराएगी वो सेम होंगे, और ये जो छोटी ग्रामर स्ट्रिंग पैदा करा वो भी सेम है। तो वही बात, जितनी बार बोलूंगा उतना टाइम पास है और कुछ नहीं। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फालतू के प्रोडक्शन रूल है इनको यहाँ से उड़ा दो, ठीक है जी। और लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, तो वही बात है, अभी थोड़ी देर में फॉर्मल डेफिनेशन कराऊंगा तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी आपके काम में। क्लियर होगा आई थिंक सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बस लास्ट टाइम एक बात बस और बोल रहा हूँ कि ये जो 5 प्रोडक्शन रूल की ग्रामर है, ये जो ग्रामर है, ये जो लैंग्वेज जनरेट कराएगी, और ये जो इतनी बड़ी ग्रामर है, ये जो लैंग्वेज जनरेट कराएगी, वो सेम है। जब सेम है तो फिर इतनी बड़ी ग्रामर रखने का फायदा क्या है, छोटी वाली रखो ना, अपना काम खत्म करो, बस दैट्स इट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, तो स्टेप भी समझ में आ चुके हैं। जो एस से देख लो भी पहले कौन कौन रीचेबल है, फिर वहां से आगे देख लो रास्ते कहाँ कहाँ खुल रहे हैं, एंड सो ऑन, वो सब रखते चले जाओ, आपका काम खत्म। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एस गोज टू ए बी ए एस बी एस और नल। हाँ जी, ये हमारे पास ग्रामर गिवन है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे वही यही जो हमारा प्रीवियस था कि विच आर नॉट रीचेबल, उन सबको उड़ाओ, है ना। तो रिमूव दोस नॉन टर्मिनल टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस, तो इनको उड़ाना है बस यहाँ पे। हाँ जी बताओ भाई कैसे शुरू करोगे, देखो सीधी सी बात है, स्टेप चला लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस से कर लो। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखोगे, देखो भाई एस से ए बी, है ना, और एस इन सब का रास्ता है, ए का रास्ता है ना एस से, तो ठीक है, बी का तो कहीं रास्ता है ही नहीं एस से, है ना। देखो ए तक ही जा रहा है, डी तक नहीं जा रहा, तो बस ये सारा बकवास इनको उड़ा दो। कॉमन सेंस समझ में आ गया। बट फिर वो बात अगर एल्गोरिथम से देखना तो एल्गोरिथम से देख लो। देखो भाई हम स्टेप नंबर 1 में क्या कहेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम कहेंगे एस से एस तक का तो रास्ता है ही है, एस से ए का भी रास्ता है, और देखो यहाँ से बी का भी रास्ता है ना, और ये ऐसी था तो बस, तो फिलहाल हमारे पास ये आएगा। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 में हम क्या कहेंगे, ए और बी से देखो भी कहाँ का रास्ता खुलता है, तो ए बी, ए से सिर्फ ए का ही रास्ता है और आगे कहीं रास्ता नहीं खुल रहा। तो बस स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का आउटपुट सेम है ना, बस छोड़ दो यहाँ पे, ये एल्गोरिथम करने की जरूरत भी नहीं है, इतनी सिंपल बातें हैं भाई, इसमें क्या टाइम पास करूं, आपको देखते समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं गेट एग्जाम में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में, टॉपिक को कंप्लीट करने के चक्कर में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। रादर अगर वही बात है, अगर कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आएगा, जैसे आपसे लैंग्वेज पूछ सकते थे, ठीक है, जैसे मैं आपको ग्रामर देता हूँ, ये देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है गेट एग्जाम में, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो जैसे आ सकता था एस गोज टू ए एस और बी एस और नल और ए, ठीक है, ए गोज टू से ए और बी बी गोज टू बी ए और से ए एस, ठीक है, रादर ए से, अच्छा फिर बी का रास्ता नहीं छोड़ते हम, ठीक है, लो इतना कर देते हम, ए और बी गोज टू बी ए और ए एस। बताओ भाई इसके लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी क्या होगी। तो अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे, आपको यहीं से समझ में आएगा, आप सीधा बोलोगे कि सर ये जो ग्रामर है ना इतनी बड़ी, ये फालतू की बकवास कर रखी है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी हमारे को। हम बोलेंगे ये देखो ये है हमारी ग्रामर, ठीक है, ये ए अगर आप ए पे आ भी गए तो इससे क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं, तो टर्मिनेट ही नहीं कर रहा, तो वहीं से आपको समझ आएगा बकवास है ये। अच्छा जी, और ये जो बी आपने डाल रखे तो ऐसे रीचेबल ही नहीं है, तो ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन और ये सब बकवास था, इन सबको उड़ा दो यहाँ से, है ना, कॉमन सेंस से, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से। तो आपके पास एक्चुअल ग्रामर क्या आएगी, ए एस बी एस और नल। हाँ जी, तो आप सीधा बोलोगे ए एस बी एस और नल, अच्छा जी ये तो ए प्लस बी का होल स्टार है, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो इतनी बड़ी ग्रामर आई थी, इसे लैंग्वेज पहचान करने में हमको दिक्कत आ सकती थी, लेकिन जब हमने ये रिडक्शन वाले स्टेप्स लगा लिए तो बड़ी जल्दी काम होगा। और स्टेप्स भी क्या लगाए हमने, तो सीधा कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करी, आपको सीधा नजर आया, अच्छा जी ए एस बी एस और नल, ठीक है जी ये तो कुछ हो रहा है, ए से जब आप पूछोगे तो यहाँ पे तो ये टर्मिनेट ही नहीं करता, तो उड़ाओ इसको, इसलिए मैंने इन पे काटा लगा दिया। और जो बी था ये ऐसे रीचेबल नहीं था, इसलिए मैंने ये भी सारा का सारा उड़ा दिया यहाँ से, ये भी सारा का सारा उड़ा दिया और ये भी उड़ा दिया। और फिर हमारे पास सिंप्लीफाइड ग्रामर आ गई, इसकी हमने लैंग्वेज देखी थी तो सीधी निकल के आ गई। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन, आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करवाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, तो ये है स्टेप 1 और ये होगा स्टेप 2, तो हमने दोनों स्टेप लगाए और हमारी फाइनली ग्रामर निकल के आ गई ये, ठीक है। अच्छा प्लीज, अब प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आपके मन में आ सकता है कि सर आपको ये भी उड़ाना चाहिए था, ए भी उड़ाना चाहिए था, कैपिटल बी है, बी से कुछ नहीं जा रहा है एंड सो ऑन। मैं क्यों उड़ाऊं, जितना काम कहा गया उतना करूंगा। गेट एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आया कि रिमूव दोस टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस, सिर्फ और सिर्फ, बार बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं, है ना, कि ये उड़ाना है आपको, है ना, क्योंकि जो एस से रीचेबल नहीं है। मैंने कहा है कि जो टर्मिनेट नहीं करता उनको भी उड़ाओ, मैंने तो नहीं कहा, जब नहीं कहा तो आप वो क्यों कर रहे हो। तो गेट एग्जाम में आपको ऑप्शन नजर आएगा,
जिसमें ए बी को भी उड़ा रखा होगा, लेकिन आपको उस पर टिक नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ये देखो ना, क्वेश्चन देखो, रिमूव दोज नॉन टर्मिनल और टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस, बस यही क्वेश्चन था इसको, इसके लिए। तो आपको सिर्फ टर्मिनल नॉन टर्मिनल उड़ाने हैं जो कि एस से रीचेबल नहीं है। जितना काम कहा जाएगा उतना करोगे ना, उससे ऊपर फालतू क्यों बढ़ते हो भाई? तो और कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको फालतू, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या होगा, ये चीज हम उड़ा देंगे, ये दोनों प्रोडक्शन उड़ा देंगे, और दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, नो डाउट पी इज नॉट टर्मिनेटिंग, बट मैं इसको नहीं उड़ा रहा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है रिमूव ऑल यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम दिस ग्रामर, तब मैं एबी को भी उड़ा देता, ठीक है। और स्टेप्स मैंने आपको सिखा रखे हैं, देखो मैं एक बार फिर भी कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आता क्वेश्चन कि रिमूव ऑल यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम द ग्रामर, रिमूव ऑल useless symbols from above grammar, ठीक है। तो आप क्या करते, प्लीज ध्यान से चलना है भाई। स्टेप नंबर 1 क्या होता था, पहले तो वो उड़ाओ जो कि टर्मिनेट नहीं करते, और स्टेप नंबर 2 में आप वो उड़ाओगे जो कि रीचेबल नहीं है। बार बार समझा रहा हूं भाई, अगर आपने इनकी सीक्वेंस उल्टी कर दोगे तो फिर वही बात है, दिक्कत हो जाएगी, है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर प्रूफ से भी समझाया था, नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो। तो पहले हम वो उड़ाएंगे जो कि टर्मिनेट नहीं कर रहे, उसके बाद वो उड़ाएंगे जो कि रीचेबल नहीं है। तो ठीक है जी, पहले हम इस ग्रामर में शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, तो देखेंगे भाई, है ना। तो स्टेप नंबर 1 चलाएंगे, रादर मैं इस ग्रामर को पहले कॉपी पेस्ट कर लूं, एस गोज टू ए बी ए एस बी एस और नल, ठीक है। मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक बार इधर लिख लेता हूँ, चलो, एस गोज टू ए बी बी एस ए एस और नल, ए बी एस बी एस नल, ए गोज टू ए और बी, ए गोज टू ए और बी, एंड डी गोज टू ई सी और एफ, डी गोज टू कैपिटल ई सी, कैपिटल ई सी और एफ, ठीक है। यही है ना ग्रामर, कैपिटल एफ है, तो लो भाई कैपिटल एफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये है हमारी ग्रामर। तो अब मैंने आपको बोल दिया कि रिमूव ऑल यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम दिस ग्रामर, है ना। तो अब आप क्या करोगे भाई, इस ग्रामर से यूजलेस सिंबल उड़ाने के लिए पहले क्या करोगे, जो कि टर्मिनेट नहीं करते उनको उड़ाओगे, उसके बाद जो रीचेबल नहीं है उनको उड़ाओगे। स्टेप बार बार समझा रहा हूँ, सीक्वेंस मेंटेन करनी है, ठीक है जी। तो हो जाओ शुरू फटाफट। हाँ जी, तो पहले टर्मिनेट वाली बात करोगे, तो टर्मिनेट वाले के लिए आप स्टेप नंबर 1 क्या चलाते थे भाई, आप वो देखोगे जो कि डायरेक्टली टर्मिनेट कर रहे हैं। देखो भाई, एस गोज टू नल है, तो डायरेक्टली हम कह रहे हैं कि एस टर्मिनेट कर रहा है। अच्छा जी, ए गोज टू बी, ठीक है जी, ए भी टर्मिनेट कर रहा है, जो भी सीधा टर्मिनल दे रहा है ना वो टर्मिनेट कर रहा होता है। हाँ, लेकिन डी हम अभी फिलहाल नहीं कुछ कह पा रहे, तो एस और ए हमारा टर्मिनेट कर रहा है। अच्छा जी, फिर स्टेप नंबर 2 में आएंगे, अब देखेंगे एस और ए तक कौन लेके जा रहा है, ठीक है जी। तो देखो भाई, ये तो ए गोज टू ए है, तो अब देखो एस ए की तो बात हम कर ही चुके हैं, तो डी की बात आएगी, तो डी ई और एफ, अभी इनका स्टेटस मेरे को पता ही नहीं है, ई एफ टर्मिनेट करता है नहीं करता, तो फिलहाल मैं एस ए ही रख पाऊंगा, और मैं यहाँ पे कुछ और एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। अब मैंने देखा स्टेप 1 और स्टेप 2 का आउटपुट एकदम सेम है, तो मैं ये पे अपना एल्गोरिथम बंद कर दूंगा, मैं कहूंगा आगे और चेकिंग क्यों करूं, जब स्टेप नंबर 1 में 2 नॉन टर्मिनल थे, स्टेप नंबर 2 में भी 2 नॉन टर्मिनल आए, तो उसके आगे मैं चेकिंग क्यों करूं, फिर ऑब्वियस सी बात है भाई यही रह जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है। तो ठीक है जी, एस और ए सिर्फ वो यही दो हैं जो कि टर्मिनेट करते हैं, तो सिर्फ इन्हीं दोनों नॉन टर्मिनल को मैं अपने ग्रामर में रखूंगा, बाकी सब को उड़ा दूंगा। तो चलो जी, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो इसका मतलब बाकी सबको उड़ाने का मतलब, यहाँ पे देखो भाई क्या क्या एक्स्ट्रा है, एक तो बी एक्स्ट्रा है, एक डी है और एक ई है और एक एफ है। तो जहां पे भी बी डी ई एफ, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कहीं पे भी आ रहे होंगे, मैं इन सब प्रोडक्शन रूल्स को उड़ा दूंगा। समझ में आ रहा है, बी डी ई एफ किसी भी प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट या राइट में नजर आता होगा, मैं उन सब प्रोडक्शन रूल को यहाँ से उड़ा दूंगा, ठीक है जी। तो शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ जी, तो ये एस गोज टू ए बी है ना, मैंने कहा था बी बी आ गया ना, उड़ाओ उस प्रोडक्शन रूल को। तो बी एस ए एस और नल हमारे पास रहेगा, ए गोज टू ए और बी हमारे पास रहेगा। अच्छा ये देखो, ये तो डी इंप्लाइज ई सी एफ है, तो सब उड़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये ग्रामर आई, क्लियर हो रहा है एकदम सबको। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास कि ऐसे अब स्टेप नंबर 2 लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब आएगा जी स्टेप नंबर 2, लो जी, स्टेप नंबर 2 पे अब हम आएंगे और उसमें स्टेप नंबर 1 चलाएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था भाई, ऐसे देखो स्टेप नंबर 1 इसमें क्या होगा, जो कि डायरेक्टली एस से रीचेबल हैं, आप पहले उनको लिखो, ठीक है जी। तो एस से डायरेक्टली रीचेबल कौन है भाई, देखो एस से ऑब्वियसली एस तो रीचेबल है ही है, और कहीं एस से हम लोग नहीं जा पा रहे, ठीक है जी, ऐसे ही रह जाएगा।
स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। अब ऑब्वियसली और आगे तो कोई रास्ता खुलना नहीं है तो हम एस पे ही रह जाएंगे। तो ठीक है जी, अब हम क्या कहेंगे कि एस से ए का रास्ता नहीं है, देखते समझ में आ रहा था आपको, बट चलिए वही बात है, मैंने थोड़ा एल्गोरिथम चला के दिखा दिया और कुछ नहीं। तो हम क्या कहेंगे जी, हाँ जी, तो एस और ए दो नॉन टर्मिनल थे हमारे पास, तो ए चाहे लेफ्ट में आ रहा हो चाहे राइट में आ रहा हो, किसी भी प्रोडक्शन रूल के सारे मैं उड़ा दूंगा वो सारे प्रोडक्शन रूल। तो फिलहाल हमारे पास एक्चुअल ग्रामर क्या आएगी जी, एस गोज टू ए एस बी एस और नल। ठीक है, तो ये आई हमारी एक्चुअल ग्रामर। ठीक है जी, तो दिस इज द यू कैन से बेस्ट वे जिस हिसाब से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो समझ में आया सब लोगों को? तो दोबारा से देख लो भाई, यहाँ पे इस ग्रामर में क्या कहा गया था, सिर्फ ऐसे नॉन टर्मिनल और टर्मिनल को उड़ाना है जो कि रीचेबल नहीं है इससे। तो मैंने बस उनको उड़ाने के चक्कर में अपना काम करके दिखा दिया आपको। तो फिलहाल हमारे पास क्या आया था जी, ये ग्रामर बनी थी हमारे पास। ठीक है, ये दो चीजें हमारे को रखनी थी, एज इट इज हमने रख ली थी। ठीक है जी, अच्छा जी, क्योंकि वही बात है, आप बोल सकते हैं कि सर ये रीचेबल टर्मिनेट नहीं कर रहा तो इसको उड़ाओ एंड ऑन, वो काम नहीं करना। मैंने आपको जितना कहा था सिर्फ उतना काम करना है, टर्मिनेट वाली बात तो करी नहीं। मैंने सिंपली ये कहा था जो कि रीचेबल नहीं है ऐसे आप उन सबको उड़ा दो, तो हमने उड़ाया, तो फिर फिलहाल ये चीज बन गई हमारे पास। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, ये गलती हो सकती है गेट एग्जाम में, बहुत ध्यान रखना। तो ये हमारे पास ये दो चीजें रहेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोडक्शन रूल हमारे पास रह गए। ये दो प्रोडक्शन रूल हमने ग्रामर में से उड़ा दिए। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, रिमूव ऑल यूजलेस सिंबल फ्रॉम द अबव ग्रामर। अगर प्रॉपर आ गया यूजलेस सिंबल उड़ाओ, तो फिर आपको दोनों काम करके दिखाने हैं। मतलब पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या होगा, जो कि टर्मिनेट नहीं करते उनको उड़ाओ, उसके बाद जो रीचेबल नहीं है उनको उड़ाओ। तो हमने देखा ध्यान से, पहले टर्मिनेट वाले एल्गोरिथम चलाया, फिर रीचेबल वाला एल्गोरिथम चलाया, और घुमा फिरा करके हमारे पास एक्चुअल ग्रामर ये निकल के आई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, देखो आप गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपसे ये पूछ लेते, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछ लेते, लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी इज व्हाट। पसीने छूट जाते हैं आपके, लेकिन आप इसकी लैंग्वेज ना बता सकते। ठीक है, लेकिन जब मैंने स्टेप्स लगा लिए तो अब देखो ये ग्रामर बनी हमारी, ये तो आप एक झटके में बता दोगे। क्या है भाई इसकी लैंग्वेज, तो क्या है भाई ए प्लस बी का होल स्टार। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है गेट एग्जाम में। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार रिपीट भी कर दिया है ना। अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज भाई, है ना, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। मैं बार बार चीजें रिपीट करूंगा तो वीडियो जबरदस्ती का लंबा ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, है ना। तो ये देखो आई थिंक एक ही स्क्रीन पे पूरा आ गया है। अब आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल से मेरे को और प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा ना। बस इस जो रीचेबल वाली बात है इसमें करना ही क्या है, पहले तो देख लो स्टेप नंबर 1 में जो कि एस से डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, फिर वो आगे कहां तक पहुंचा रहे हैं, फिर वो आगे कहां तक पहुंचा रहे हैं, एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक सब लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, हाँ, तो अब देखो एक क्वेश्चन बस मेरे मन में शायद और आ रहा है, मैंने शायद वो लिखा नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको यहाँ पे, फिर मैं फॉर्मल डेफिनेशन पे आ जाऊंगा। ठीक है जी, ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। देखो बड़ा ब्यूटीफुल है, जिससे आपके जो एल्गोरिदम है ना, ये एल्गोरिदम मैंने सिखाया वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जैसे मैं आपको कहूं एस गोज टू ए गोज टू बी गोज टू सी गोज टू डी एंड डी गोज टू ई। अब मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे रिमूव दोज टर्मिनल्स स्लैश नॉन टर्मिनल्स विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। स्टेप नंबर 1 क्या होगा भाई, जो कि एस से डायरेक्टली रीचेबल है उनको रखो, तो एस और ए यहां से आपको नजर आ रहा है। स्टेप नंबर 2 में क्या कहेंगे, ये आगे और कहां कहां रास्ते खोल रहे हैं, एस को तो आपने देख लिया एक रास्ता खोल रहा था, ए के लिए खोल रहा था, ए आगे कहां रास्ता खोल रहा है, बी के लिए खोल रहा है। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, एस ए और बी। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब बी आगे कहां का रास्ता खोल रहा है, समझ में आ रहा है ना, सी का रास्ता खोल रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे जी, एस ए बी सी। ठीक है, अब आगे देखो ये सब मतलब समझ पा रहे हो ना, एस से रीचेबल है, एस से ए रीचेबल है, एस से देखो ए से बी का रास्ता खुला था, एस से ए का रास्ता खुला था, तो एस से बी का रास्ता भी खोल रहे, तो मतलब एस से ए और बी रीचेबल है। फिर यहां से आपको समझ में आ रहा है एस से ए बी सी तीनों रीचेबल है। फिर स्टेप नंबर 4 में अब आप क्या कहोगे, सी से आगे देखो रास्ता डी का खोल रहा है, तो एस ए बी सी और डी। फिर स्टेप नंबर 5 में आप क्या कहोगे, हाँ जी, तो डी से आगे रास्ता ई का खुलता है, वो तो टर्मिनल है उसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कहेंगे, स्टेप नंबर 4 से हमारे को समझ, अब स्टेप नंबर 5 में क्या कहेंगे, सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, एस ए बी सी डी। तो बस ये दोनों का आउटपुट सेम है ना स्टेप्स का, यहाँ पे हम अपना एल्गोरिथम बंद कर देंगे। प्रॉपर फॉर्मल एल्गोरिथम लिखूं समझाऊं, उसमें क्यों टाइम पास करते हो, थोड़ा सा इंट्यूशन से आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। और इस एल्गोरिथम की ज्यादा इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, आप कॉमन सेंस से देखो, एस से ए का बी, बी से सी, सी से डी, तो डी से ई, तो मतलब सारे के सारे रखने पड़ेंगे, कोई छोड़ नहीं सकता मैं यहाँ पे, बस खत्म बात वहीं पे।
क्लियर एकदम क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब प्लीज ये मत सोचने बैठ जाना कि सर इसमें तो यूनिट प्रोडक्शन है, इनको भी उड़ा दो एंड सो। नहीं, जितना कहा जाए उतना काम करना। तो यहाँ से मैंने क्या कहा था, रिमूव दोस टर्मिनल नॉन टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं रिमूव कर सकूं। तो पूरी की पूरी एज इज ग्रामर, दिस इज माय फाइनल आउटपुट। बहुत ध्यान रखना भी गेट एग्जाम में जल्दबाजी में गलतियां मत कर देना। जब तक ना कहा जाए कि रिड्यूस करो पूरी ग्रामर को, तो तब जब कहा जाएगा पूरा रिड्यूस करो, तब सारे के सारे स्टेप्स लगाना। मतलब पहले तो स्टेप नंबर 1 चलाना। स्टेप नंबर 1 में हमने दो चीजें पढ़ी थी। क्या क्या स्टेप नंबर 1 क्या था भाई, बताओ मेरे को। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था हमारा कि जो कि यूजलेस सिंबल्स को उड़ाना, है ना। स्टेप नंबर 1 था यूजलेस सिंबल्स को उड़ाना। तो यूजलेस सिंबल में दो चीजें हैं, एक तो टर्मिनेट नहीं करते उनको उड़ा दो, और दूसरा रीचेबल वाली बात। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आएगा रिड्यूस करो, तब आपको सारे स्टेप्स लगाने। स्टेप नंबर 1 यूजलेस सिंबल उड़ाओ। स्टेप नंबर 2 पे नल प्रोडक्शन उड़ाओ। स्टेप नंबर 3 पे यूनिट प्रोडक्शन उड़ा दो, ठीक है। और इस सीक्वेंस प्रॉपर मेंटेन रखनी है, प्लीज, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। क्लियर एकदम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो जब तक जितना कहा जाए उतना काम करोगे ना, इससे फालतू काम क्यों कर देते हो? सिंपल बात है एकदम। क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है जी, ओके। तो इसमें सिंपल क्या कहा गया था, टर्मिनल नॉन टर्मिनल विच आर नॉट रीचेबल फ्रॉम एस, ऐसे उनको उड़ा दो। तो मैंने उड़ाया, रादर मैं किसी को उड़ा ही नहीं पाया, तो ऐसे ग्रामर मेरा आउटपुट आ गया। तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें यूनिट प्रोडक्शन है वो भी उड़ा देते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। नहीं, जितना कहा गया उतना काम करना है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी, बढ़ रहा हूं मैं आगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे अब आते हैं। अब ये मैंने फॉर्मल डेफिनेशन लिख रखी है, तो मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रीचेबल वाली बात है ना, रीचेबल वाली बात है, जो मैंने सिंपल वर्ड बोल दिया था कि रीचेबल फ्रॉम एस वाली बात है ना, लेकिन इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है। तो ये एक लेमा है, ठीक है। तो किधर करूं मैं इसको, तो पहले चलो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज अ लेमा, ठीक है। तो ये लेमा भी आ सकती है। लेमा मतलब बार बार समझा रहा हूँ भाई, विच नीड नॉट बी प्रूव, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पढ़ो इसको फटाफट, थोड़ा सा बड़ा, चलो यहीं से पढ़ते हैं। देखो, गिवन अ CFG G VTPS, we can effectively find an equivalent CFG G dash is equal to V dash G dash P dash S dash such that, तो इसके इक्विवेलेंट ग्रामर हम बनाना, ठीक है। such that for each x in V dash union T dash का स्टार, ये चलो ठीक है, स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर ईच एक्स इन वी डैश यूनियन टी डैश, मतलब ईच एक्स इन वी डैश यूनियन टी डैश, मतलब चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो नॉन टर्मिनल हो, कुछ भी हो, मतलब कोई एक सिंबल है हमारे पास विच इज इधर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल इन व्हाट, इन दिस जी डैश, इन जी डैश दिस एक्स इज इधर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, देयर एक्सिस्ट अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू वी डैश यूनियन टी डैश का स्टार, मतलब अल्फा बीटा क्या खिचड़ी है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल की कैसे भी हमने खिचड़ी बना रखी है। फॉर विच एस स्टार, मतलब एनी नंबर प्रोडक्शन को लगा करके हम अल्फा एक्स बीटा तक पहुंच पा रहे हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, एस से एक्स तक के पहुंचने का रास्ता है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हल्का बहुत आइडिया हो रहा है? ये देखो, जैसे थोड़ा सा मैं, आप वही बात है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एस गोज टू ए बी, ए गोज टू ए ए। अब मैं कहूंगा कि जो नॉन टर्मिनल, सॉरी जो टर्मिनल ए है ना, उसका रास्ता एस से खुल रहा है। कैसे खुल रहा है? मैं ऐसे बोलूंगा, एस गोज टू ए बी एंड ए गोज टू ए और इधर बी है। तो मैं क्या कहूंगा जी, एस से, मतलब मैंने दो प्रोडक्शन लगाई ना, तो इसलिए डायरेक्टली लिख दूंगा मैं। स्टार लगाने का मतलब जितनी मर्जी प्रोडक्शन लगाई, लगा करके मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये ए जो टर्मिनल है, दिस इज रीचेबल। तो हियर ए इज जस्ट लाइक योर एक्स, ठीक है, दिस इज लाइक जस्ट लाइक योर एक्स एंड दिस इज जस्ट लाइक योर बीटा, और अल्फा यहाँ पे हमारे पास हो गया है नल, ठीक है। तो अल्फा इज नल, एक्स इज योर ए और बीटा इज योर कैपिटल एन कैपिटल बी। समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? हल्का बहुत आइडिया ले लो बस, ठीक है। थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते हो तो लो, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ से कैपिटल सी और कैपिटल डी, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं ऐसे भी कह सकता था, ये देखो, जैसे मैं बोलूंगा एस गोज टू ए बी, है ना, और ए गोज टू कैपिटल सी कैपिटल डी और कैपिटल बी, ठीक है। और चलो एक ना यहाँ पे एक स्मॉल बी भी साथ लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक ई लगा देता हूँ, तो बीच में ई और डाल देता हूँ, थोड़ा सा ब्यूटीफुल करने के लिए बस, मैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये आ गया ना। तो मतलब ऐसे इस पूरी चीज तक का रास्ता है ना। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एस स्टार बी कैपिटल सी कैपिटल डी ई और बी, ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं क्या कहूंगा, ये देखो, लेट अस सपोज दिस डी इज योर एक्स। तो मतलब एक्स मैंने क्या कहा था, फॉर ईच एक्स इन वी डैश यूनियन टी डैश, मतलब जो एक्स है इट कैन बी टर्मिनल एज वेल एज नॉन टर्मिनल, कुछ भी हो सकता है ये, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। तो मैं जानना चाह रहा था कि डी रीचेबल है कि नहीं एस से। तो मैंने देखा एस से डी तक का रास्ता आ रहा है, तो फॉर्मली मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हेयर अल्फा इज योर कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल सी एंड हेयर बीटा इज योर
स्मॉल ई कैपिटल बी एंड एक्स इज योर डी। तो मैंने क्या कहा, एस से एनी नंबर प्रोडक्शन रूल लगा करके अल्फा एक्स बीटा तक पहुंच पा रहा हूं, तो इसका मतलब एक्स इज रीचेबल फ्रॉम दिस एस एंड हेयर एक्स इज नथिंग बट योर डी, योर कैपिटल डी, दैट इज नॉन टर्मिनल। और यहाँ पे हमने क्या सीखा था, यहाँ पे हमने सीखा था x was your small a मतलब टर्मिनल। तो x कैन बी ईदर टर्मिनल और x कैन बी ईदर नॉन टर्मिनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और कितने भी प्रोडक्शन रूल लगा करके अगर मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं, तुम्हारी बात खत्म। तो वहां तक जब पहुंचूंगा, एक बात ये समझो, जैसे मैं जानना चाहता हूं कि स्मॉल a रीचेबल है या नहीं है s से, तो s से मैं जितनी मर्जी प्रोडक्शन रूल लगाऊं तो जरूरी थोड़ी है कि मैं सिर्फ a तक पहुंचूंगा, आगे भी कुछ आएगा और पीछे भी कुछ आएगा। जो आगे कुछ आ रहा है उसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करा रहा हूं और पीछे जो कुछ आ रहा है मैं उसको बीटा से रिप्रेजेंट करा रहा हूं। अब तो क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे कोई नॉन टर्मिनल के बारे में आपको पता लगाना था, तो S से कितने भी प्रोडक्शन रूल लगा करके से मैं X कोई नॉन टर्मिनल है वहां तक पहुंच रहा हूं। तो अब जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ यही आएगा, जब मैं प्रोडक्शन रूल लगाऊंगा ग्रामर के तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा पैदा होगा ना। तो जो भी एक्स्ट्रा पैदा होगा मैं उसको अल्फा बोल रहा हूँ, और जो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैदा होगा मैं उसको बीटा बोल रहा हूँ। क्लियर हो रहा होगा? आई थिंक मैं सबको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है एकदम। तो बस यही है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हमने फॉर्मूले लेके दिखा दिया। ठीक है, तो रीचेबल वाली बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी क्या कह रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ रीचेबिलिटी, है ना, जो फॉर्मल हमने लेमा देखा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है, दैट इज यूजलेस सिंबल्स को उड़ाना। ठीक है, यूजलेस सिंबल को उड़ाने के लिए पहला स्टेप क्या है, बार बार समझा रहा हूं। पहला स्टेप क्या है, आप देखोगे जो कि टर्मिनेट नहीं करता उनको उड़ाओ, और दूसरा स्टेप क्या है, जो रीचेबल नहीं है उनको उड़ाओ। सीक्वेंस मेंटेन करके चलनी है। और एक चीज मैंने आपको और भी समझाई थी प्रीवियस क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, तो अगर मैं कहूं कि कोई हमारे पास से नॉन टर्मिनल सिंबल है जो कि रीचेबल है एस से, ठीक है, रीचेबल है एस से, रीचेबल फ्रॉम एस, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया भी था, रीचेबल फ्रॉम एस एंड इट टर्मिनेट ऑल्सो, एंड इट टर्मिनेट। तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि ये हमारा यू कैन से कि ये यूजफुल सिंबल होगा, कि ये यूजफुल होगा। क्या ये मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ये जो नॉन टर्मिनल से ए है, कोई मैंने नॉन टर्मिनल ले लिया ए रीचेबल है एस से और टर्मिनेट भी कर रहा है, तो क्या यूजफुल होगा, मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ? नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, एस गोज टू ए बी और ए, है ना, और ए गोज टू ए ए, या चलो खाली ए लिख दो, सिंपल इतनी बात करो बस। तो अब देखो एस से ए रीचेबल है, ध्यान से देखो, एस से रीचेबल है और ए टर्मिनेट भी कर रहा है, बट क्या यूजफुल है? नहीं। क्यों? क्योंकि बी यूजफुल नहीं था, इसके चक्कर में हमें पूरी प्रोडक्शन उड़ानी पड़ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि बी यूज, अब देखो एल्गोरिथम चलाने तो एल्गोरिथम चला लो, बट वही बात है, टाइम पास है ना। प्लीज मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ऑलरेडी मेरे को अभी बहुत कुछ कराना है, तो प्लीज वीडियो को जल्दी जल्दी मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा रहता है अभी आप लोगों का। ठीक है, तो मेरे को ट्यूसडे फटाफट से खत्म ही कराना है, तो ज्यादा इतना नहीं घुस रहा। ये आपके लिए होमवर्क है, प्रॉपर पूरा एल्गोरिथम चला के देख सकते हो। पहला स्टेप क्या है भाई, ऐसे ऐसे नॉन टर्मिनल्स को उड़ा दो जो कि टर्मिनेट नहीं करते। दूसरा स्टेप क्या है भाई, ऐसे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को उड़ा दो जो कि रीचेबल नहीं है इससे। तो दोनों स्टेप से आप एल्गोरिथम चला के देखना, आपको अपने से समझ में आ जाएगी। एक्चुअल ग्रामर यहाँ से बन के आएगी जी, एस इंप्लाइज ए। ठीक है, दोनों स्टेप चला के देख लेना, एस इंप्लाइज ए, आपके पास यही ग्रामर आएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या करना चाह रहा हूँ भाई, ए हमारा यूजलेस था तभी तो उड़ा। क्लियर हो रहा है एकदम, ए वॉज यूजलेस। और ये दोनों एल्गोरिथम चला करके भी आप बोल सकते थे कि ऐसी प्लेस आएगा, और कॉमन सेंस से भी कैसे कर सकते थे। ये प्रोडक्शन रूल का कोई फायदा ही नहीं है भाई, आप क्यों लगाओगे जब बी से आगे कोई रास्ता ही नहीं है, तो ओनली ऐसी प्लेस यही रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। आप कॉमन सेंस से कैसे कर सकते थे, लेकिन आपके लिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, होमवर्क है। प्लीज आप अपने आप से स्टेप नंबर 1 भी चलाना और स्टेप नंबर 2 भी चलाना, मतलब जो टर्मिनेट नहीं करते आप वो चीज भी चला के देखना एल्गोरिथम वाइज, और स्टेप नंबर 2 भी चला के देखना, क्या है, रीचेबल वाली बात। ठीक है, दोनों चीजें एक बार आप स्टेप नंबर और स्टेप नंबर 2 चला के देख लेना, आपके पास ग्रामर ये बन के आएगी। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, चला के जरूर देखना। अगर आप नहीं चला के देखोगे ना, भी चीजें आपके माइंड में फिट नहीं होंगी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं तो चला दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, बट टाइम पास है और कुछ नहीं। कॉमन सेंस से वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे प्लस आएगा। तो मेन बात क्या है भाई, यूजलेस सिंबल्स हमने उड़ाया ना, तो ये हमारा उड़ गया। अगर ये हमारा उड़ गया और यहाँ पे देखो ए रीचेबल भी था इससे और टर्मिनेट भी कर रहा था, तो ये कोई जरूरी नहीं होता, मैंने आपको ऐसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने फटाफट से बोल दिया, कोई जरूरी नहीं होता कि अगर कोई सिंबल है, कोई नॉन टर्मिनल है जो कि ऐसे रीचेबल भी और वो टर्मिनेट भी करता है, और तो वो यूजफुल ही निकलेगा ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, बट अगर वो कोई नॉन टर्मिनल रीचेबल नहीं है ऐसे, पक्की बात है वो यूजलेस है, और वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, पक्की बात है वो यूजलेस है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई तो कंफर्म है यूजलेस निकलेगा सिंबल, बट ये दोनों पास होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो समझ में आ रहा है ना, याद आ रहा है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर यूजलेस सिंबल्स।
ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, रादर यूजफुल सिंबल के लिए ना थोड़ा अच्छा बोले तो ये वी हैव टू कंडीशंस फॉर यूजफुल सिंबल। तो फर्स्ट इज रीचेबल फ्रॉम एस, सेकंड इज टर्मिनेटिंग, एंड दीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर यूजफुल सिंबल। तो दोनों में से एक भी कंडीशन भाग गई तो हमारा कंफर्म है कि यूजफुल सिंबल नहीं रहेगा, मतलब वो यूजलेस हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं ये बात, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहली बात, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और सेकंड रीचेबल। two necessary condition, two necessary condition for symbol to be useful। यूजफुल सिंबल यूजफुल है उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन का मतलब याद है ना आपको, ना तो ना, हाँ तो पता नहीं। प्लीज मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, पहले भी आपको पता होगा। सफिशिएंट का मतलब क्या होता था, सफिशिएंट का मतलब होता था हाँ तो हाँ, ना तो पता नहीं। और नेसेसरी का मतलब क्या होता था, ना तो ना, हाँ तो पता नहीं। तो अब नेसेसरी कंडीशन में से दोनों में से एक भी फेल हो गई तो पक्की बात है हमारा सिंबल यूजफुल नहीं रहेगा, मतलब वो यूजलेस हो जाएगा। मतलब या तो टर्मिनेट नहीं करा, पक्की बात है यूजलेस है। रीचेबल नहीं है ऐसे, पक्की बात है यूजलेस है। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सिंबल में भी यूजफुल और यूजलेस। तो यहाँ पे हमने जैसे ए के लिए देखा था, ए टर्मिनेट भी कर रहा था, रीचेबल भी था, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी, बट स्टिल ए वाज यूजलेस। इसलिए मैंने कहा दीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंबल टू बी यूजफुल, दीज आर नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिंबल टू बी यूजफुल। तो ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ सकता है कि इफ नॉन टर्मिनल इज टर्मिनेटिंग एंड इज रीचेबल फ्रॉम एस, दैट मींस व्हाट इज इट इज यूजफुल और यूजलेस, वी कैन नॉट कमेंट अबाउट इट बिकॉज इट इज नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड रीचेबिलिटी इज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिंबल टू बी यूजफुल, इट इज नेसेसरी कंडीशन, इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। आई थिंक क्लियर होगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ, आप इस सब चीजों को नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, कहाँ से नोट डाउन नहीं किया, हाँ ठीक है, ये लेमा, ये देख लो फटाफट, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये चीज नोट डाउन कर लो। ठीक है एकदम, ठीक है जी, चलो। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आ रहे हैं अभी नेक्स्ट एल्गोरिथम पे, दैट इज रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई कितना टाइम हो गया है ना, कहीं ज्यादा हो गया तो फिर हाँ 40 मिनट्स हो गए, तो अभी 20 मिनट्स है हमारे पास। ठीक है, शुरू हो जाओ फटाफट। रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस, नल प्रोडक्शन कैसे रिमूव करने हैं मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। क्यों करने हैं नल प्रोडक्शन रिमूव, मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, नीड बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। याद आ रहा है ना आपको, अगर नल प्रोडक्शन होंगी तो सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ घट सकती है, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अगर नल प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारे सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ हमेशा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो हम फटाफट से पता लगा लेंगे कि स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है या नहीं। एंड सो ऑन, प्लीज मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रहा, फिर भी ना करते भी मैंने बोल दिया। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, एस गोस टू ए बी दिस दिस दिस, तो यहाँ पे हमारे को नल प्रोडक्शन रिमूव करनी है। तो कैसे करते हैं नल प्रोडक्शन रिमूव, मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो आपकी मर्जी है, देखो एस इंप्लाइज नल है, ए इंप्लाइज नल है, बी इंप्लाइज नल है, तो कहीं से भी शुरू हो सकते हो। तो मैं पहले रिमूव करता हूँ बी इंप्लाइज नल। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ रिमूव बी इंप्लाइज नल। तो कैसे उड़ाना है बी इंप्लाइज नल, तो बी इंप्लाइज नल उड़ाने का मतलब क्या होगा, जहां पे भी बी राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है उसको छुपा लो, बचे हुए पार्ट को लिख दो। देखो पहला स्टेप तो ये करना है आपको, पहले तो ग्रामर कॉपी पेस्ट करनी है एज इट इज। रिमूव बी इंप्लाइज नल है ना, तो सारा कुछ कॉपी पेस्ट करो, ए बी, ए बी बी, नल सी एस, ए गोज टू ए और नल, बी गोज टू बी बी। क्योंकि बी इंप्लाइज नल उड़ाना था तो इसलिए मैंने बी इंप्लाइज नल नहीं लिखा, बाकी सारे ग्रामर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ली। पहला स्टेप समझ में आया, कॉपी पेस्ट कर दो ग्रामर को। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बी को छुपाना है और बचे हुए पार्ट को लिखते चले जाना है। जैसे देखो यहाँ पे बी था ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ढूंढना है, हर एक प्रोडक्शन रूल की राइट हैंड साइड में ढूंढना है, जहां जहां भी होगा उसको छुपा छुपा के बचा हुआ पार्ट लिखते चले जाओ। यहाँ भी था ना, तो इस बी को छुपाओ, बचा हुआ पार्ट उठा के लिखो। तो बचा हुआ पार्ट क्या था जी, ए। अच्छा, और कहाँ है बी, ये रहा बी, तो इस कैपिटल बी को छुपाया, बचा हुआ पार्ट क्या है जी, बी, तो मैंने बी उठा के लिख दिया। ठीक है, होगी बात खत्म। अच्छा इधर आओ, यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में कहीं भी है ही नहीं। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड बी था ना, तो बी को छुपाओ, बचे पार्ट को उठा के लिखो, बी मैंने उठा के लिख दिया। ठीक है, अब ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ना, प्लीज इस बात की गारंटी है, मैं प्रॉपर प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, आप कॉमन से सोचोगे तो अपने आप से समझ में आएगा। इस बात की गारंटी है कि ये जो ग्रामर मैंने लिखी है ना, ये ग्रामर और जो एक्चुअल ग्रामर है, इन दोनों की लैंग्वेज एकदम सेम होगी, आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने किया ही क्या है, बी इंप्लाइज नल हो सकता था ना, तो यहाँ से मैंने बी को नल बना करके ओनली बी पैदा होता ना, यहाँ से एस इंप्लाइज बी। देखो हमारे पास बी बिलोंग कर रहा है ना लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी को, यहाँ पे चेक करो भाई, एस गोज टू बी और बी गोज टू नल, तो हमारे पास बी स्ट्रिंग बिलोंग कर रहा है लैंग्वेज को। तो अब यहाँ पे भी देखो एस गोज टू डायरेक्टली बी मैंने लिख दिया, समझ पा रहे हो, इसलिए मैंने बोला है
छुपा छुपा के राइट हैंड साइड में छुपा छुपा के बचा पार्ट उठा उठा के लिखते चले जाओ, बस ये आपको काम करना होता है। इससे मैंने नल प्रोडक्शन हो जाती है और लैंग्वेज एकदम सेम रहेगी। तो फिलहाल मैं क्या कहूंगा, ये देखो मैं इसको बोलता हूं से ग्रामर जी, तो इसको मैं बोल रहा हूं ग्रामर जी डैश। तो मैं क्या कहूंगा जी, जी इज इक्वल टू जी डैश, क्योंकि लैंग्वेज एकदम सेम निकलेगी। 100% करेक्ट है ये बात, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट पे आओ। अब हम रिमूव करेंगे ए इम्प्लाइज नल को। करो भी फटाफट से, ए इम्प्लाइज नल कैसे रिमूव करोगे। देखो वही बात है, आप पहले तो ग्रामर कॉपी पेस्ट करोगे, है ना, ये हमारे पास ग्रामर लिखी हुई है एज इट इज। इसको कॉपी पेस्ट स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या था, रिमूव और नल प्रोडक्शन, सारी सारी नल प्रोडक्शन रिमूव करनी थी। तो पहले मैंने उड़ाई बी इम्प्लाइज नल, बी इम्प्लाइज नल रिमूव करने से हमारे पास ये पैदा होगी ग्रामर। अब इस ग्रामर में से मैं ए इम्प्लाइज नल उड़ाऊंगा। तो ए इम्प्लाइज नल कैसे होगा, प्लीज ध्यान रखना भैया, इस ग्रामर में से ए इम्प्लाइज नल में तो उड़ाने लग जाना, फिर वो बात है, फिर बी इम्प्लाइज नल तो रह ही जाएगा, फायदा क्या है। कॉमन सेंस की बात है भाई, आप इतना तो सोच पा रहे हो ना। इस ग्रामर में से अगर मैंने ए इम्प्लाइज नल उड़ाने की कोशिश की तो फायदा क्या हुआ, बी इम्प्लाइज नल तो पहले ही रह गया। बेटर क्या है, पहले मैंने बी इम्प्लाइज नल उड़ाया, जो ग्रामर आई इस ग्रामर में से मैं ए इम्प्लाइज नल उड़ाऊंगा ना। उड़ाओ भाई ए इम्प्लाइज नल, कैसे उड़ाओगे, बहुत सिंपल बात है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ग्रामर कॉपी पेस्ट स्टेप याद रखना है भाई, है ना, ये जल्दबाजी में मिस्टेक मत कर देना। पूरी की पूरी ग्रामर करो कॉपी पेस्ट, सी एस ए और बी, ए गोज टू ए और नल, बी गोज टू बी और बी। अच्छा सॉरी, ए इम्प्लाइज नल उड़ाना था ना, तो इसको मत रखो भाई, है ना, ऑब्वियसली जब ए इम्प्लाइज नल उड़ा तो इसको क्यों रखोगे। अच्छा अब आपको क्या करना है, जैसे समझाता राइट हैंड साइड में ढूंढो, जहां जहां ए है उसको छुपा छुपा के बचाओ पार्ट लिखना। देखो यहाँ कहीं है ए, नहीं है, यहाँ पे है ना ए, हाँ, तो इसको छुपा लिया, बचाओ पार्ट क्या है जी ए, तो मैंने ए लिख दिया। अच्छा यहाँ देखो भाई, यहाँ पे है ए, हाँ है, तो कैपिटल ए को छुपाया, बचाओ पार्ट उठा के लिखा, मतलब बी उठा के लिख दिया। यहाँ ए है, हाँ जी ठीक है, इसको उड़ाया, बचाओ पार्ट उठा के लिख दिया ए। और कहीं है ए, ये रहा ए, तो ए को छुपाया, बचाओ पार्ट क्या यहाँ पे, अब ऑब्वियसली यहाँ पे बताओ भाई नल आएगा, नल आपके पास पहले से है, तो ठीक है, छोड़ दिया हमने यहीं पे। क्लियर हो एकदम। अच्छा जी, तो अब मैं क्या कहूंगा, ये जो ग्रामर है, गारंटी है इस बात की, प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं, ये जो ग्रामर लैंग्वेज जनरेट करेगी, पक्की बात है वो ऊपर वाली ग्रामर के सेम होगी। मतलब मैं इसका नाम रख देता हूँ जी डबल डैश, ठीक है, इस ग्रामर का नाम हो गया से जी डबल डैश। तो मैं क्या कहूंगा जी, जी इज इक्वल टू जी डैश एंड जी डैश इज इक्वल टू, रादर इसको दोबारा दोबारा क्यों लिखना है, इसको उड़ाओ यहाँ से, ठीक है। तो मैं सिंपली इतना करता हूँ, मैं बोलूंगा कि ऊपर वाले तो हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं, तो ऊपर वाले का नाम हमने क्या रखा था, जी डैश, तो मैं बोलूंगा जी डैश इज इक्वल टू जी डबल डैश, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। तो अब हमारे पास बचती है एस सिंप्लाइज नल ना, एस सिंप्लाइज नल बचता है, तो उसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो अब हम बोलेंगे रिमूव एस सिंप्लाइज नल। कैसे उड़ाओगे, देखो पहले तो फटाफट कॉपी पेस्ट करो, ए बी ए बी बी, ये नल तो हमने उड़ाना है तो इसको भी छोड़ देते हैं, ए बी बी ए गोज टू ए और ए, बी गोज टू बी और बी। अच्छा अब देखो भाई, राइट हैंड साइड में एस कहाँ है, उसको छुपा छुपा के बचाओ पार्ट चुपचाप से उठा उठा के लिखते चले जाना। देखो भाई एस यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ है, हाँ यहाँ एस है, उसको छुपाया, बचाओ पार्ट क्या है जी सी, तो मैंने स्मॉल सी लिख दिया। अच्छा अब आप जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, मैं इस ग्रामर का नाम रखता हूँ, ठीक है, और कहीं एस नहीं है ना, तो हमने बस ये इतना ही छोड़ दिया। इस ग्रामर का मैं नाम रखता हूँ जी ट्रिपल डैश। तो अब आप जरा मुझे समझ, जी डबल डैश इज इक्वल टू जी ट्रिपल डैश और नॉट, नहीं, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये कहां बराबर आएगी, क्यों, एस इंप्लाइज नल जब आपने उड़ा दिया, तो देखो भाई नल स्ट्रिंग था ना हमारे पास, क्योंकि एस इंप्लाइज नल था, तो मैं यहाँ बोलूंगा ना कि नल बिलोंग्स टू एल जी, ना, लैंग्वेज ग्रामर जी को हमारा नल स्ट्रिंग बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि मैंने एस इंप्लाइज नल उड़ा दिया, तो अब तो हमारे पास नल स्ट्रिंग नहीं आने वाला यहाँ से, तो इसलिए ये दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट नहीं रहेंगी, ठीक है। तो सिंपल बात इतनी रखना भाई, हर जगह से नल उड़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एस इंप्लाइज नल उड़ा दोगे, तो नल स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में से उड़ जाएगा, प्लीज ध्यान रखना। तो मैं सिंपल बात इतनी कहूंगा भाई कि इफ एस इंप्लाइज नल इज रिमूव्ड, then lg dash that will be equal to lg minus null। ये अच्छे से दिमाग में घुसा लो भाई, पकड़ में आई कि नहीं आई बात। अगर एस इंप्लाइज नल आपने उड़ा दिया, तो एल जी डैश, जो भी आपने नई ग्रामर बनाई, इसको मैं जी डैश बोल रहा हूँ, तो एल जी डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, एल जी, जो हमारी लैंग्वेज एक्चुअल ग्रामर जी थी वो, उसमें से आपने नल स्ट्रिंग उड़ा दिया। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको अपने समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ छोटा, आप कर लो फटाफट से नोट डाउन, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग स्क्रीन में आ जाना चाहिए भाई, ये ज्यादा छोटा हो रहा है,
चलो इतना कर देते हैं, ठीक है। आप पहले यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करो, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, यहाँ से शुरू कर लिया, हाँ फटाफट करो। अब ये वाला जो बचा पार्ट था वो नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल नल प्लस रिमूव करना बहुत ईजी, आप एक झटके में समझ गए होंगे, है ना, कैसे करना है, बहुत ईजी काम है। ठीक है जी, आ जाए नेक्स्ट पेज पे, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई हम लोग। एस गोज टू ए से ए बी, ए गोज टू बी और एस, और बी गोज टू बी और नल, ठीक है जी। इसमें से नल प्रोडक्शन रिमूव करनी है, शुरू हो जाओ फटाफट। तो किसको उड़ाएंगे पहले, क्या नजर आ रहा है आपको, बी इम्प्लाइज नल, उड़ाओ। तो रिमूव बी इम्प्लाइज नल, अच्छे से लिख दूं, बी इम्प्लाइज नल। तो इस क्वेश्चन है भाई रिमूव ऑल नल प्रोडक्शंस, रिमूव ऑल नल प्रोडक्शन। तो आपको लगेगा क्या बकवास क्वेश्चन है भाई, ऑल नल प्रोडक्शन क्या, बी प्लस नल ही, तो इसको उड़ा देते हैं हम लोग, उड़ाओ देखो तो समझ में आएगा क्या है इसमें। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ भाई। एस पहले तो ग्रामर कॉपी पेस्ट, ए एस ए बी, ए गोज टू बी और एस, बी गोज टू स्मॉल बी। अच्छा, क्योंकि बी प्लस नल उड़ाना था तो मैंने वो नहीं लिखा। अब देखो भाई बी कहाँ कहाँ, राइट हैंड साइड में, उसको छुपा छुपा के बचाओ पार्ट उठा उठा के लिखना। राइट हैंड साइड में देखो बी यहाँ था ना, इसको छुपाया, बचाओ पार्ट क्या जी, नल। अब आया समझ में, इसलिए मैंने बोला था रिमूवल नल प्रोडक्शन। अब जैसे ही आपने ये बी इम्प्लाइज नल उड़ाया तो ए इम्प्लाइज नल पैदा होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी उड़ाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे बी नजर आ रहा था, इस बी को छुपाया, बचाओ पार्ट क्या था जी, ए, मैंने वो उठा के लिख दिया, ठीक है जी। तो अब क्योंकि ए इम्प्लाइज नल नया पैदा हो गया है, तो मैं अब उसको भी रिमूव करूंगा, दैट इज रिमूव ए इम्प्लाइज नल फ्रॉम दिस ग्रामर। हाँ, इतनी बात तय है, इतनी बात तय है, अगर ये ग्रामर हमारी जी है और ये ग्रामर हमारी जी डैश है, तो मैं क्या कहूंगा जी, जी इज इक्वल टू जी डैश, ठीक है। दोनों ग्रामर एकदम इक्वलेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ो जी, अब हम बोलेंगे रिमूव ए इम्प्लाइज नल, रिमूव ए इम्प्लाइज नल, करो भाई फटाफट से रिमूव, इस ग्रामर में से करो ए इम्प्लाइज नल रिमूव। तो पहले तो ग्रामर कॉपी पेस्ट, ए एस ए बी और ए गोज टू बी एस और बी गोज टू बी, ठीक है। क्योंकि ए इम्प्लाइज नल उड़ाना था तो इसलिए मैंने इम्प्लाइज नल नहीं लिखा। अब देखो भाई, जहां जहां राइट हैंड साइड में ए नजर आ रहा होगा उसको छुपा छुपा के बचाओ पार्ट उठा उठा के लिखना। ए यहाँ नहीं नजर आ रहा, यहाँ नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ नजर आ रहा है ए, तो पहला ए, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे दो है ना, तो एक एक करके काम करना। पहले वाला ए उड़ाया, पहले वाला ए उड़ाया तो बचाओ पार्ट उठा के लिखा एस ए, फिर दूसरे वाला ए उड़ाया तो बचाओ पार्ट उठा के लिखा ए एस, फिर दोनों ए भी उड़ाओ, दोनों ए उड़ाओगे तो एस इंप्लाइज एस आएगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, एस इंप्लाइज एस तो होता ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, समझ आया। पहले एक को उड़ाओ, पहले लेफ्ट को उड़ाया, फिर राइट को उड़ाया, फिर दोनों को उड़ाया, सब कुछ उठा उठा के लिखना था। हाँ, अगर यहाँ पे ये होता एस गोज टू ए बी ए होता, तो मैं क्या करता, पहले इसमें अगर ए इंप्लाइज नल को मैं उड़ा रहा होता तो हम क्या लिखते, पहले तो इस ए को छुपाते, तो बचाओ पार्ट उठा के लिखते बी ए, फिर इस वाले ए को छुपाते, बचाओ पार्ट लिखते ए बी, और फिर दोनों को उड़ा देते तो बचाओ पार्ट लिखते बी। ऐसे करना होता है। यहाँ पे बाय चांस ऐसी था, इसलिए एस प्लस एस आया तो मैंने वो नहीं लिखा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, तो फिलहाल हमने यहाँ पे ए इम्प्लाइज नल भी उड़ा दिया, ठीक है। देख लो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ जी, तो ए इम्प्लाइज नल उड़ाया, तो ए जहां जहां था राइट हैंड साइड में छुपा छुपा के बचाओ पार्ट उठा उठा के हमने सब लिख दिया, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, छोटा कर देता हूँ मैं, नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं खास, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये अगर आपने कर लिया ना, अगर आपको ये समझ में आ गया, समझ लो आपकी नल प्रोडक्शन रिमूवल का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, देखता हूँ मैं आप लोग कैसे दिमाग लगाते हो। तो क्या करते हैं भाई, इसमें नल प्रोडक्शन रिमूव करते टाइम एस प्लस नल उड़ाना ना। अच्छा, प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैं देखो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन देखा है इसमें हमने एस इंप्लाइज नल तक पहुंचे ही नहीं, तो हमने एस इंप्लाइज नल नहीं उड़ाया। तो अब मैं क्या कहूंगा, जो जी थी और ये है हमारे पास जी डबल डैश, तो हम क्या कहेंगे जी, जी इज इक्वल टू जी डबल डैश, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना है ना। तो जो हमारी एक्चुअल ग्रामर थी और जो हमने नल प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद ग्रामर बनाई है वो एकदम सेम है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, नल प्रोडक्शन रिमूव करते ही ग्रामर सेम आ सकती है, इक्विवेलेंट भी आ सकती है, लेकिन अगर बाय चांस एस इंप्लाइज नल हुआ और आपने उसको उड़ा दिया तो फिर हमारी ग्रामर इक्विवेलेंट नहीं आएगी, क्योंकि नल स्ट्रिंग बीच में से उड़ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, तो फिलहाल अब हम आते हैं इधर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नल प्रोडक्शन रिमूव करो, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन नल प्रोडक्शन नजर आ रहा है, दैट इज एस प्लस नल। जैसे ही मैं एस प्लस नल उड़ा दूंगा तो नल स्ट्रिंग ग्रामर में से उड़ जाएगा, तो ग्रामर इक्विवेलेंट नहीं आने वाली। तो फिलहाल मैं इस ग्रामर का नाम रख देता हूँ जी। तो अब देखो भाई, क्या करना है आप लोगों को, एस प्लस नल उड़ाना ना, तो पहला क्या होता था, काम क्या होता था, ग्रामर पहले कॉपी पेस्ट करो, है ना, जैसे ही चुपचाप से लिख दो एस ए एस बी एस। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जहां जहां एस नजर आ रहा है, और तो कुछ है नहीं ना प्रोडक्शन, तो हमने बस ये लिख ली, तो राइट हैंड साइड ये रही, एस को छुपा छुपा के बचा पार्ट उठा उठा के लिखना होता था। तो पहले पहले वाला एस मैंने छुपाया, हाँ जी, तो क्या लिखूंगा जी, ए एस बी एस। दूसरे वाला एस छुपाऊंगा,
SABS, तीसरे वाला S छुपाऊंगा SASB। अब बोलो क्या करोगे, दो दो को भी तो छुपाओगे, तो पहले दो को छुपा लिया, पहले दो को छुपा लिया तो ABS, बाद वाले दो को छुपा लिया तो क्या है जी SAB, फिर पहला और तीसरा छुपा लिया, पेयर्स बनाने समझ पा रहे हो ना, पहला और तीसरा छुपा लिया ASB, और फिर लास्ट में क्या होगा, तीनों को छुपा लेंगे, जब हम तीनों को छुपा लेंगे तो आएगा AB। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल ग्रामर जिसमें से हमने नल प्रोडक्शन रिमूव करा दिए, और इस ग्रामर का मैं नाम देता हूँ जी डैश। ऑब्वियसली जी इज नॉट इक्वल टू जी डैश। थोड़ा और अच्छा बोलेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जी डैश में नल नहीं है ना, और जी में नल है, तो हम सिंपली क्या कह सकते थे कि एल ऑफ जी डैश दैट इज नथिंग बट एल जी माइनस नल, ठीक है। या फिर आप और तरीके से बोलना चाहते थे तो ऐसे बोल सकते थे कि एल जी इज इक्वल टू एल जी डैश यूनियन नल। ये सब क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब सेट है ना, तो सेट है तो हम सेट डिफरेंस ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो एल जी में से जो भी लैंग्वेज रिलेटेड बाय ग्रामर जी होगी बहुत बड़ा सेट आएगा, उस सेट में से मैंने नल स्ट्रिंग उड़ा दिया, ठीक है। तो नल स्ट्रिंग उड़ाने के लिए मैं खाली नल नहीं लिख रहा, नल विद इन ब्रैकेट लिख रहा हूँ, क्योंकि सेट होगा। आई थिंक समझ पा रहे हो, सेट में से सेट ही सब्ट्रैक्ट होगा, नॉर्मल एलिमेंट थोड़ी घटा सकते हैं सेट में से, तो सेट घटा सकते हैं, सेट में से कोई सेट ही सेपरेट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सेट फॉर्मेट में लिखा, प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना। तो ज्यादा बेसिक में मैंने घुसा, आप समझ पा रहे हो क्या यूनियन को क्या पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई सेट है, तो सेट का हम यूनियन करवाएंगे, मतलब नल स्ट्रिंग बीच में ऐड कर देंगे। अगर आपने नल स्ट्रिंग ऐड कर दिया एलजी डैश में तो हमारे पास एलजी पैदा हो जाएगी। एलजी क्या भाई, लैंग्वेज रिलेटेड ग्रामर जी, एलजी डैश क्या है भाई, लैंग्वेज रिलेटेड ग्रामर जी डैश। ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, आपको अपने से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है एकदम सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ओके जी, तो अब हम आते हैं जी नेक्स्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा जो था रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस हमारे को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। इस एग्जांपल के बाद मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर होगा कैसे हम नल प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी इधर, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करनी है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आ रहा है जी हमारा स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप है ये हमारे पास रिडक्शन इन ग्रामर में, ठीक है जी। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखो ए इम्प्लाइज, देखो यूनिट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ आ रही है आपको, एक तो ए इम्प्लाइज बी, एक ए इम्प्लाइज एस, है ना, और तो कहीं नल प्रोडक्शन है नहीं, यूनिट प्रोडक्शन है नहीं, सॉरी, यूनिट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है, ए इम्प्लाइज बी और ए इम्प्लाइज एस, और कहीं यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। तो कैसे रिमूव करेंगे, कुछ नहीं है भाई, देखो आप क्या लिखोगे, एस गोज टू ए एस ए और ए बी। अच्छा ए गोज टू, अब देखो बी था ना, तो कुछ नहीं है भाई, बी की वैल्यू उठा के लिख दो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। बी की क्या है भाई, बी और नल है, तो चुपचाप से यहाँ लिख दो बी और नल, तो बी उड़ गया। अच्छा जी एस, बी ए प्लस एस था, तो एस को उड़ाने के लिए आप ये एस की जो जो जहां जहां एस लेके जाता सारा उठा उठा के लिख दो। अच्छा, क्या लिखोगे जी, ए एस ए और ए बी, और नीचे क्या बैठा है जी, बी और नल। तो आप बोलोगे कि सर इसमें नल प्रोडक्शन है वो भी हटा दो, बकवास है भाई, प्लीज नहीं हटाना, बार बार समझा रहा हूँ भाई, जितना काम काज है उतना करना है। यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के लिए कहा गया तो मैंने यूनिट प्रोडक्शन ही रिमूव करके आपको दिखाई है, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर होगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बस वैल्यू उठा के भरो, आपका काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़े मैं, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई प्लस ई प्लस टी और टी, टी प्लस टी स्टार एफ और एफ, एफ प्लस ए, इसमें कैसे रिमूव करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, ई प्लस टी पहले उठाते हैं, तो मैं बोलूंगा ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, ठीक है। अब आपकी मर्जी, देखो क्या उड़ाना चाहते हो, ज्यादा स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता, पहले मैं बोलता ए प्लस बी उड़ाओ, फिर ए प्लस एस उड़ाओ, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने बोल दिया है ना। तो ए प्लस बी को उड़ाता तो फिर हम क्या बोलते, बी और नल जोड़ देते, और फिर मैं बोलता ए प्लस एस उड़ाओ, तो ए प्लस एस उड़ाने के चक्कर में फिर मैं ए एस ए और ए बी जोड़ देता, दो स्टेप में आंसर करता, तो बेटर है, मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने सीधा से कर दिया। अगर आपको फिर भी जरा सा भी डाउट लग रहा है तो मैं पहले बोलूंगा जी रिमूव ए इम्प्लाइज बी, इस ग्रामर में से मैं बोलूंगा पहले रिमूव ए इम्प्लाइज बी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रामर कॉपी पेस्ट करेंगे, ए एस ए बी, ए इम्प्लाइज बी उड़ाना ना, तो बी वाले साइड प्रोडक्शन डाल देना, बी और नल और एस, और बी इम्प्लाइज बी, बी और नल, ठीक है जी, ये हो गया जी रिमूव ए इम्प्लाइज बी। अच्छा जी, अब इस ग्रामर में से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब इस ग्रामर में से आप क्या उड़ाना चाहते हो, हम उड़ाना चाहते हैं अब ए इम्प्लाइज एस, देखो एक और नल प्रोडक्शन है ना, तो रिमूव ए इम्प्लाइज एस, रिमूव ए इम्प्लाइज एस, तो जैसे ही उड़ाओगे फाइनली ये बन जाएगी। समझ में आया, दो स्टेप में हमें काम करना चाहिए था, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने सीधा कर दिया। यहाँ पे भी देखो वही बात है, ई इम्प्लाइज टी है, टी ई इम्प्लाइज टी है, एक नल एक यूनिट प्रोडक्शन, और एक टी इम्प्लाइज एफ एक यूनिट प्रोडक्शन है, दो यूनिट प्रोडक्शन है, दोनों को उड़ाना है, या तो सीधा डालो टाइम बचा लो, या फिर स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे आप कहोगे वैसे कर देते हो। तो मैं पहले ई इम्प्लाइज टी को उड़ा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं इधर नहीं करता, सीधा यहाँ आके काम करता हूँ अपना, ठीक है, ओके। तो अब पहले ई इम्प्लाइज टी को रिमूव कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ रिमूव
ई इम्प्लाइज टी। जैसे आप ई इम्प्लाइज टी को रिमूव करोगे तो अब बस क्या ग्रामर बनेगी भाई, देखो ई इम्प्लाइज ई प्लस टी और टी की सारी उठा के वैल्यू भर देना। टी कहाँ कहाँ जा रहा है भाई, टी स्टार एफ और एफ, टी स्टार एफ और एफ। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो सारा चुपचाप उठा के लिखो, टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ और एफ, और एफ इम्प्लाइज ए। अब एक और नई यूनिट प्रोडक्शन पैदा होगी, ई इम्प्लाइज एफ, है ना, जो कि नहीं आनी चाहिए बट कोई बात नहीं, एक और आ गई है ई इम्प्लाइज एफ, और एक आ गई है टी इम्प्लाइज एफ। दो अभी और रिमूव करनी है, रिमूव करो। किसको उड़ाऊं पहले, ई इम्प्लाइज एफ को उड़ा देते हैं, रिमूव ई इम्प्लाइज एफ। हाँ जी, ई इम्प्लाइज एफ को उड़ाओगे तो क्या बनेगी जी, पहले तो ग्रामर कॉपी पेस्ट करना, ई इम्प्लाइज ई प्लस टी टी स्टार एफ, और ई प्लस एफ को उड़ाओ तो एफ की वैल्यू उठा के भर देना ए, ठीक है। उसके बाद फिर टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ और एफ, और एफ इम्प्लाइज ए। अच्छा जी, उसके बाद अब हम यहाँ कर दूं, ये चलो कोई नहीं, नीचे ही करते हैं भाई, है ना, टाइम बचाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम बोलेंगे जी रिमूव, क्या बचा हुआ है, टी स्टार एफ, टी इम्प्लाइज एफ बच रहा है, तो टी इम्प्लाइज एफ को रिमूव करो, तो क्या बनेगी जी, ई इम्प्लाइज ई प्लस टी और टी स्टार एफ और ए, टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ, टी टू एफ हमने उड़ाना ना, तो एफ इम्प्लाइज ए था तो हम उसकी एफ की वैल्यू उठा के लिख देंगे, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल काम है। और लास्ट में एफ इम्प्लाइज ए। तो ये आई है जी हमारे पास फाइनल ग्रामर, ठीक है जी। और ये थी जी हमारी ई इम्प्लाइज एफ रिमूव करने के बाद, और ये ग्रामर थी जी ई इम्प्लाइज टी रिमूव करने के बाद, ठीक है जी। ये हमारी एक्चुअल ग्रामर थी, तो मैं छोटा कर देता हूँ, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ये लो भाई, एक स्क्रीन में आ गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो पहले ई प्लस टी उड़ाया, फिर ई प्लस एफ उड़ाया, फिर टी प्लस एफ उड़ाया, ठीक है, थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वही बात है भाई, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता ना, कैसे भी उड़ा सकते थे, लेकिन अगर आपने पहले टी स्टार एफ उड़ाया होता, टी प्लस एफ उड़ाया होता, अगर आपने पहले टी प्लस एफ उड़ाया होता, तो फिर ये ई प्लस एफ, ई प्लस टी, ये जो था ना, ई प्लस एफ जो आया था वो हमारे को उड़ाने की जरूरत ना पड़ती, समझ पा रहे हो। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर आपने पहले यहाँ पे रिमूव करा होता क्या, टी इम्प्लाइज एफ, अगर आपने पहले यहाँ से टी इम्प्लाइज एफ रिमूव किया होता, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा स्टेप बच जाते, ठीक है। तो टी इम्प्लाइज एफ अगर आपने पहले रिमूव किया होता तो ग्रामर क्या बनती जी, ई इम्प्लाइज ई प्लस टी और टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ, और एफ की वैल्यू सीधी क्या थी जी, ए, तो मैं ए भर देता, और यहाँ पे एफ इम्प्लाइज एस चीज रह जाता, ठीक है जी। तो ये हो गया जी रिमूव टी इम्प्लाइज एफ। अब आप ई इम्प्लाइज टी उड़ाते, रिमूव ई इम्प्लाइज टी, तो टी की वैल्यू आप उठा के भरते तो आपको कोई दिक्कत ही ना आती, तो दो स्टेप में काम हो जाता, ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, और टी की वैल्यू हमने उठा के भर देते, टी स्टार एफ और ए, है ना, टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ और ए, और एफ इम्प्लाइज ए। देखो भाई, सेम टू सेम ग्रामर आई है, बस स्टेप थोड़े से हमारे बच गए, एक स्टेप बच गया, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यूनिट प्रोडक्शन हमने रिमूव करना सीख लिया अच्छे से। फायदा क्या हुआ, फायदा ये होगा कि अब जब हम कोई भी स्ट्रिंग पैदा कर रहे होंगे इस ग्रामर से, देखो नो डाउट आपको लगेगा कि ये ग्रामर तो बड़ी है सर, ये ग्रामर तो बहुत छोटी थी, मैं आपकी बात मानता हूं, ये छोटी थी और ये बड़ी है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स टू जनरेट स्ट्रिंग वो कम हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ए पैदा कराना है, इस ग्रामर से ए पैदा कराने के लिए आप कैसे लिखते हैं भाई, ई इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज एफ, एफ टू ए, तीन तीन प्रोडक्शन रूल लगानी पड़ती है तब जाके ए पैदा होता है, लेकिन यहाँ से सीधा पैदा होगा ई इम्प्लाइज ए, एक स्टेप में काम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर दो, कोई फायदा नहीं है इनका रखने का। सब चीजें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्लियर हो गया एकदम सबको, फिर भी मैंने ना करते करते एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से हमारा कंप्लीट हो चुका है काम। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल। तो फाइनली हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है ना। हमने स्टेप नंबर 1 देखा, उसमें हमने क्या सीखा भाई, सबसे पहले तो ऐसे टर्मिनल्स को, ऐसे नॉन टर्मिनल्स को उड़ा दो जो कि टर्मिनेट नहीं करते, मतलब यूजलेस सिंबल को उड़ाना है, यूजलेस सिंबल को उड़ाने के लिए ऐसे नॉन टर्मिनल को उड़ा दो जो कि टर्मिनेट नहीं करते, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ऐसे नॉन टर्मिनल को उड़ा दो जो कि रीचेबल नहीं होते, ऐसे सीक्वेंस मेंटेन कराने, सीक्वेंस नहीं मेंटेन करोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा काम करने से दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा, नल प्रोडक्शन रिमूवल, उसके बाद हमने सीखा यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल। और प्लीज ये भी ध्यान रखना, पहले नल उड़ानी है बाद में यूनिट उड़ानी है, कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर आपने पहले यूनिट उड़ाई बाद में नल उड़ाने की कोशिश करी तो हो सकता है नल प्रोडक्शन आगे यूनिट प्रोडक्शन पैदा कर दे, जो कि दिक्कत में फंसा सकते हैं आपको। ये भी बात मैं लिख देता हूँ, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एक नोट करके मैं लिख रहा हूँ, नोट करके हम लोग लिख रहे हैं क्या, फर्स्ट रिमूव ऑल नल प्रोडक्शंस,
first remove all null productions and then remove unit productions and then remove unit productions. ठीक है, स्टेप मेंटेन करना है आपको, सीक्वेंस मेंटेन करनी है, दैट इज मेंटेन द सीक्वेंस। ठीक है, मैं लिख देता हूं, दैट इज मेंटेन सीक्वेंस, मेंटेन सीक्वेंस। अगर आपने सीक्वेंस मेंटेन नहीं करी, मतलब आपने उल्टा काम किया, तो क्या होगा भाई, जैसे ही आप यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद नल प्रोडक्शन रिमूव करोगे, तो नल प्रोडक्शन रिमूव करने के चक्कर में यूनिट प्रोडक्शन पैदा हो सकती है। तो मैं लिख देता हूं, सीक्वेंस मेंटेन क्यों करनी है, बिकॉज रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन may generate unit productions, removal of null productions may generate unit productions। बहुत ऑब्वियस ही बात है, आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे। नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको पीछे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट, पहले नोट डाउन। अब देखो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, देखो हमने सीखी थी ये बात, जब हमने ये देखो नल प्रोडक्शन रिमूव करे थे ना, ये देखो यहाँ पे देखो, आराम से देखो, एस इम्प्लाइज ए भी था ना, आपने जब बी इम्प्लाइज नल उड़ाया था, देखो भाई एस इम्प्लाइज ए, ये नल प्रोडक्शन पैदा हुई थी कि नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज आराम से देखो, है ना, ये हमारी पूरी ग्रामर थी, इसमें कहीं कोई नल प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने बी इम्प्लाइज नल, ये जो नल प्रोडक्शन रिमूव करी, आराम से देखो, इस ग्रामर में कहीं पे भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने पहली नल प्रोडक्शन रिमूव करी, बी इम्प्लाइज नल, उसको रिमूव करते ही देखो एस इम्प्लाइज ए, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो मैं नया वो कलर अलग ले लेता हूँ, ये देखो जी, ये एस इम्प्लाइज ए, ये यूनिट प्रोडक्शन पैदा होगी कि नहीं होगी, तो नल प्रोडक्शन को रिमूव करने के चक्कर में यूनिट प्रोडक्शन पैदा हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर बार होगी, हो सकती है, अगर होगी तो फिर वही बात है, दिक्कत आएगी। तो बेटर क्या है, आप पहले सारी नल प्रोडक्शन रिमूव करो, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना। लेकिन अगर आपने पहले यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर दी, बाद में नल प्रोडक्शन की तरफ आओगे, तो फिर नल प्रोडक्शन दोबारा से यूनिट प्रोडक्शन पैदा कर देगी, तो फिर तो आप दोबारा यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के लिए जाओगे, तो बकवास बात है। ऐसे स्ट्रेस पे तो सारा दिन आप टॉस ही करते रह जाओगे, पहले नल प्रोडक्शन रिमूव करोगे, फिर यूनिट, फिर ऐसे, ये तो दिक्कत हो जाएगी बात, है ना। तो प्लीज बहुत ध्यान रखना है आपको, तो सबसे पहले नल प्रोडक्शन रिमूव करनी है, बाद में यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है, उल्टा काम नहीं करना, क्योंकि अगर आपने पहले यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर दी, बाद में आपने नल प्रोडक्शन रिमूव करी, तो जैसे ही आपने नल प्रोडक्शन रिमूव करोगे, तो फिर यूनिट प्रोडक्शन पैदा हो जाएगी, तो फिर आपसे फिर खिचड़ी बनाते रहोगे सारा दिन, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव फिर नल, फिर यूनिट प्रोडक्शन रिमूव फिर नल, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव फिर नल, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो बेटर सिंपलेस्ट इलाज क्या है भाई, सबसे पहले नल प्रोडक्शन रिमूव करो, बाद में यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे आउट। ठीक है, क्योंकि जितनी भी यूनिट प्रोडक्शन आनी होंगी, जितनी भी यूनिट और आनी होंगी, वो नल से आ जाएंगी, उसके बाद आप यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर लेना। आई थिंक क्लियर होगा सबको, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी, ओके दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन ऑफ ग्रामर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट इज सीएनएफ एंड जीएनएफ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। रादर अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, तो जो हमारी लास्ट स्लाइड थी, है ना, ये लास्ट स्लाइड शायद आपने नोट डाउन कर ली है, तो अच्छी बात है, नहीं की है तो आप कर लो नोट डाउन। ठीक है, हाँ जी, तो लो जी, ये आराम से आप नोट डाउन कर लो, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।